ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की पहली क्लास है डेटा एनालिस्ट की, जहाँ पे हम बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, और किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं डेटा एनालिस्ट में, उस सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे अपना वन नोट खोलना है। तो हम लोग सबसे पहले अपना वन नोट खोल लेते हैं, और वन नोट खोलने के बाद हम लोग एक एक चीज़ को लिखेंगे। आप लोगों को भी नोट करनी है, क्योंकि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो आप लोग भी पीछे वीकेंड में बैठ करके इसको, जो भी आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको नोट करिएगा, है ना। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो बाद में ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें, तो वो भी आप ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाओ खुद की समझ से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट क्लास डेटा एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट बूट कैम्प की, जहाँ पे आज हम एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले ये समझो कि डेटा क्या होता है ना। डेटा क्या होता है, जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा होता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं, है ना। इसको समझते हैं पहले। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, या कोई इमेज हो सकती है, या कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो उस फॉर्म में क्या होता है, हमारा डेटा होता है ना। अब जैसे हमने जो बोला कि फैक्ट को कह सकते हैं हम लोग डेटा, है ना। नंबर्स को कह सकते हैं हम लोग डेटा। तो आपने देखा होगा कि नंबर्स हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मनी को काउंट करें तो नंबर्स में काउंट होती है। हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम लोग चैट करते हैं तो चैट में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट लिखने के बाद में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पर टेक्स्ट लिख करके हमारा डेटा होता है ना। और जैसे आप लोग देखोगे इमेज के फॉर्मेट में होता है डेटा। तो आपने देखा होगा कि अगर हमें कुछ समझाया जा रहा है, रोड के ऊपर आपने साइन बोर्ड देखे होंगे, तो वो एक डेटा के फॉर्म में होता है। जब एक साइन बोर्ड को हम देखते हैं तो साइन बोर्ड एक डेटा का काम कर रहा होता है। वहाँ पे साइन बोर्ड के ऊपर कोई भी हम लोग आकृति बना देते हैं, कोई साइन बना देते हैं, कोई भी चिन्ह बना देते हैं, या कोई पिक्चर बना देते हैं, तो उस पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होता है हमारे लिए। तो वो भी एक डेटा का काम कर रहा होता है। जैसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होने का, या पैर खुले होने का, या जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब, सब चीज़ों का एक मतलब होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटा अपने फॉर्म में होता है, फैक्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इमेज के फॉर्म में हो सकता है ना। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डेटा इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने उस दिन बोला था कि डेटा अलग होता है, इन्फॉर्मेशन अलग होती है, तो उसको अभी आप स्किप करो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी यहाँ समझो कि जो डेटा होता है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है ना। चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, या फिर कोई इमेज हो, है ना। तो इसको कहते हैं हम डेटा एक्चुअल में। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डेटा एक्चुअल में होता क्या है ना। डेटा एक्चुअल में क्या होता है। और यहाँ पर हम जब समझ रहे हैं तो हमने यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स होता है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम डेटा को अलग कर रहे हैं और डेटा एनालिसिस को अलग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, समझो कि अगर मैंने बोला यहाँ पे डेटा प्लस एनालिटिक्स, है ना, एनालिटिक्स। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा डेटा क्या होता है, फिर हम उसके बाद समझेंगे डेटा एनालिटिक्स को। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि डेटा क्या होता है उसके बारे में हम समझ गए। तो डेटा क्या होता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है ना। तो डेट इज़ कॉल्ड द डेटा। तो आप लोगों को डेटा का मतलब जो है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हमने बोला कि आपका जो नेम है वो एक डेटा हो सकता है, आपकी जो एज है वो डेटा हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर है वो एक डेटा हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में कई टाइप से डेटा हो सकता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो। मैंने बोला कि आपकी इमेज मेरे पास में, तो वो एक डेटा हो सकता है। आपका ईमेल एड्रेस जो है ना, ईमेल एड्रेस, वो एक डेटा हो सकता है। और अगर मैंने आपको बोला कि आपका कोई वॉइस नोट है मेरे पास में, या वॉइस मैसेज है मेरे पास में, तो वो एक क्या हो सकता है,
डेटा हो सकता है, कोई वीडियो हो तो वो एक वीडियो भी मेरे पास में एक डेटा हो सकता है। जैसे हम लोग ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर जिसने क्लास को नहीं देखा या नहीं क्लास को समझ पाए, तो इस वीडियो के अंदर भी हमारी डेटा भरी पड़ी है ना। तो इसमें वीडियो में जो भी आपको सिखाया गया है, बताया गया है, तो वो भी एक डेटा का फॉर्मेट है ना। डेटा जो है ना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे हमने बोला था कि एवरीथिंग इज डेटा, तो जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में आपका डेटा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द डेटा, है ना। दैट इज कॉल्ड द डेटा। अब डेटा का मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ डेटा ये होता है। ठीक है, तो डेटा का मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ क्या है। अब लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे ना अपने सब्जेक्ट के, या फिर आप मुझे ये बताओ कि आपकी बीए में या बीएससी में, है ना, या फिर बीकॉम में, इनमें से आपकी क्या सीजीपीए बन रही है ना, आपकी क्या सीजीपीए बन रही है। तो जैसे अगर यहाँ पे क्लास में 8 लोग हैं और 8 लोगों ने अपनी अपनी सीजीपीए बताई, तो मैं क्या करूँगा उसको नेम उनका लिखूँगा। देन उसके बाद में उनका जो भी फैकल्टी है वो लिखूँगा, और उनकी जो सीजीपीए है वो मैं लिखूँगा। तो अब जब मैं इनसे पूछूंगा तो ये क्या करेंगे, मेरे को अपनी अपनी डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक डेटा सेट जो है ना बन जाएगा। उनका नाम मेरे पास आ जाएगा, उनका फैकल्टी मेरे पास आ जाएगा, उनकी सीजीपीए मेरे पास आ जाएगी। तो ये एग्जांपल है आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका नाम आपका डेटा है, आपकी फैकल्टी आपका डेटा है, और आपकी सीजीपीए भी आपकी डेटा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद आते हैं हम डेटा उसके ऊपर, एनालिटिक्स के ऊपर। अब ये एनालिटिक्स क्या होती है, अब ये एनालिटिक्स क्या होती है। तो अब यहाँ पे एनालिटिक्स को समझने के लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है। अब जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। दैट इज कॉल्ड द एनालिटिक्स। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास डेटा है उससे हम लोग यूजफुल इंसाइट्स निकालेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चार, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल की बात की थी कि मैंने आपका नाम लिया, आपकी फैकल्टी ली, आपकी सीजीपी ली। तो अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि अब मुझे इसको एनालाइज करना हो, एनालाइज करके इससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकता हूँ, जैसे मुझे ज़रूरत ये है कि मुझे आपकी सीजीपीए ना हाई सीजीपीए वाले स्टूडेंट चाहिए, जिनकी सीजीपीए 8 सीजीपीए से ज़्यादा है। तो मेरे पास में यूजफुल इंसाइट्स क्या होंगे, जो मैंने यहाँ पर 8 सीजीपीए से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स लिए हैं वो, है ना। और अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे बीए वाले स्टूडेंट चाहिए या केवल बीकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये एनालाइज करके कि मेरे पास में हाई सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, और या फिर बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो वो मेरे सब आस पास में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मेरे पास में जो है ना यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल आएगी, है ना। अभी यहाँ पर देखो एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, जो आपने डेटा एनालिटिक्स के लिए देखा। तो डेटा प्लस एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, है ना, इसको हम कहते हैं इनसाइट्स, है ना। तो जो हम बार बार बोलते हैं ना इनसाइट इनसाइट इनसाइट, तो वो क्या होता है, डेटा को एनालाइज करके हम लोग इनसाइट्स निकालते हैं, जिससे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, बिजनेस की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा सेल हो पाते हैं, है ना। और कंपनी को क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये समझ में आता है हम लोगों को यहाँ पे जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तब। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक देखो हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है हमारे पास में। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि टेक्निकल भी स्टूडेंट्स हैं और नॉन टेक्निकल भी स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, अब जैसे सपोज़ करो कि मैंने आपको बोला कि काम करो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे डेटा चाहिए, है ना, यानी स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ली, मेरे पास में एक स्टूडेंट का नाम आएगा और एक स्टूडेंट का मार्क्स आएगा। तो जैसे स्टूडेंट का नाम मैंने ले लिया A B C D E F G इस तरीके से, और मार्क्स ले लिए मैंने
55, 50, 60, है ना, 45, फिर से 55, ठीक, और 70, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क्स ले लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट हो रहा है मेरे पास में। ये सिर्फ एक डेटा है। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो केवल एक डेटा है ना, नथिंग, केवल एक डेटा है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में अभी दो ही चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे लिए केवल एक नॉर्मल सी चीज़ है कि स्टूडेंट का नाम है, मेरे पास में नंबर है, ठीक है, ये केवल एक डेटा हो गया। लेकिन अब मैं इसको यूज़फुल बनाना चाहता हूँ, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर मुझे ये एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा पास है ना, कौन सा टॉपर है और कौन सा नहीं है और कौन सा क्लास में एवरेज है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा और इस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर होंगे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हम 12th में होते हैं या 10th में होते हैं तो हमारे पास में एक पैरामीटर होता है कि आपकी 33% हैं तो आपकी थर्ड डिवीज़न बनेगी, है ना। और अगर आपकी 45% से ऊपर हैं तो आपकी सेकंड डिवीज़न बनेगी, और अगर आपकी 60+ % हैं तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न कब बनेगी, सेकंड डिवीज़न कब बनेगी, थर्ड डिवीज़न कब बनेगी। तो ये हमने एनालाइज कर लिया। तो पैरामीटर्स के बेसिस पर हम यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि टॉपर कौन है। तो टॉपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि परसेंटेज किसकी ज़्यादा हाई है, तो उसको मुझे निकालने के लिए यहाँ पर परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस डेटा को यूज़ करके परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा कि किसकी कितनी ज़्यादा परसेंटेज आ रही है ना। तो उस परसेंटेज को मैं कैलकुलेट करके तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टॉपर होगा उसको निकाल लूँगा कि टॉपर ये है, ठीक है, जी जो स्टूडेंट है वो टॉपर है क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और वो टॉपर है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब मैं जैसे आपको बोलूँ कि यहाँ पर एवरेज कौन है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर एवरेज पता करना पड़ेगा। एवरेज का फॉर्मूला लगाओ और एवरेज निकल आएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। हमारे पास में डेटा होता है ना, और उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, फिर ठीक है डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो बताने के लिए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल और जो एग्जाम्पल दिया है उसको समझो। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल हमारे पास डेटा था पहले, अब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले हम उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे अभी सबसे पहले हमने पूछा कि इसमें से फेल कौन है या इसमें से टॉपर कौन है या इसमें से एवरेज कौन है, तो वो हम निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कुछ पैरामीटर होंगे उसके बेसिस पर हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल में एनालिसिस, है ना। इसको बोलते हैं एक्चुअल में एनालिसिस। अभी तो मैंने आपको छोटे डेटा के ऊपर करके दिखाया, लेकिन होगा क्या कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है ना वो आपको अपना डेटा देंगी एनालाइज करने के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डेटा होगा। वहाँ पर आप लोगों को उसको एनालाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद में उनको यूज़फुल इंसाइट्स निकाल करके देनी होंगी, तब जाके पता चलेगा कि हाँ क्या उनको उससे प्रॉफिट हुआ और क्या उससे उनको बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। सबका आंसर चाहिए मेरे को, है ना। सब लोग या तो चैट बॉक्स का यूज़ करो या फिर माइक्रोफोन ऑन करके बोल भी सकते हो। क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम यह बात करते हैं कि एक्चुअल मीनिंग है क्या अब डेटा एनालिटिक्स का। इतनी सारी चीज़ें हैं तो अब एक्चुअल मीनिंग है क्या डेटा एनालिटिक्स का, उसके बारे में बात करेंगे पहले हम। एनालिटिक्स, ठीक है। तो अब एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डेटा एनालिटिक्स का। तो डेटा एनालिटिक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि बेटर डिसीजंस ले सकें। ठीक है, क्या बोला हमने कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, जिससे हम लोग बेटर डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर,
कौन कौन सी प्रोसेस हैं इनके इसके अंदर? डेटा को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन इज योर डेटा एनालिटिक्स, और डेटा को क्लीन करना, ठीक है। डेटा को क्लीन करना, डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या होता है? डेटा को क्लीन करने का मतलब सिंपल ये होता है कि डेटा में अगर कोई एरर है या इनकम्प्लीट डेटा है तो उसको हम लोग ये ना इम्प्रूव करते हैं कि डेटा के अंदर अगर कोई एरर है या मिस इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन बढ़ दी है या कहीं इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो हमारे पास फ्रेश और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग रखते हैं। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर वो होता है, हम बाद में समझेंगे इस बात को, है ना। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स। और डेटा को एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स, है ना। डेटा को एनालाइज करना भी एक डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि हम लोग यहाँ पर बेटर डिसीजंस ले पाएँ जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को, है ना। तो उससे क्या होता है, हम लोग यहाँ पर फिर बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, अगर उस कंपनी को पता चल जाए कि उसका डेटा क्या कह रहा है ना, तो उसके बेसिस पर वो कंपनी वहाँ पर बेटर डिसीजंस ले पाएगी, वहाँ पर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएगी, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप खुलते हैं, बहुत सारे नए ब्रांड्स आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी या तो डूब जाते हैं या बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसका रीज़न है कि वो सही से अपने बिजनेस को एनालाइज ही नहीं कर पाते, और जब वो अपने बिजनेस को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो उनका बिजनेस डूबना ही जो है ना होता है ना। अब वो सही तरीके से समझ ही नहीं पाए कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, किस तरीके की चीज़ें चाहिए। जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो उल्टी सीधी चीज़ें अपने स्टोर के अंदर या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर वो बिजनेस डूब जाता है। अभी जैसे मान के चलो कि हम ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब जो उस ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर हमने ये फाइंड किया कि ट्रेंडिंग जो कलेक्शन है वो ज़्यादा चलती है। अब हम लोग अपने स्टोर के ऊपर या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ट्रेंडिंग चीज़ें ना रखें तो क्या होगा, फिर हमारा बिजनेस डूब ही जाएगा। लेकिन जब हमें पता है कि हम लोग ट्रेंडिंग चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही है तो ट्रेंडिंग चीज़ों के हिसाब से हम ट्रेंडिंग चीज़ें रखें ना अपने स्टोर के ऊपर, तो वो ज़्यादा सेल होंगी, तो जिससे हमारा सेल्स भी इंक्रीज होगा और हम लोग ग्रो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस का इतना पार्ट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर डेटा को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है, तब जाके वो फैशंस की जो चीज़ें होती हैं ना वो आ पाती हैं, चाहे वो ज्वेलरी ब्रांड्स हो, चाहे वो क्लॉथिंग ब्रांड्स हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर बेटर तरीके से समझते हैं कि हाँ किस तरीके से किस डिज़ाइन के चीज़ें लोगों को पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद है ना। जैसे आज के टाइम पे हम ज्वेलरी की बात करें तो कोरियन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, कोरियन डिज़ाइन जो आते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोरियन जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या पहले कोरियन चलते नहीं थे? कहा चलते थे, लेकिन अब क्या, अब लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ना, इसीलिए कोरियन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम उसको अपने स्टोर पे ना रखें तो क्या होगा, बिजनेस डूब जाएगा, है ना, और बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको पता है फिर क्या ही होगा। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स का जो पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर, कि हम डेटा एनालिटिक्स को बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो या आपका कोई बिजनेस है या आप किसी भी कंपनी में जब जाओगे तो वो कंपनी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगी कि वो डेटा एनालिटिक्स के पार्ट को इग्नोर करे, क्योंकि उसको अपनी कंपनी को ग्रो करना है, अपनी सेल्स को बढ़ाना है। तो वो चाहती है कि वो बेटर डिसीजंस कैसे ले, तो बेटर डिसीजंस कैसे होंगे, वो डेटा को एनालाइज करके ही वो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। दैट्स इट, दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला है ना, एक फार्मूला है। व्हाट इज द फार्मूला? डेटा एनालिटिक्स इक्वल्स टू डेटा स्टोरी निकालना, है ना, सिंपल वर्ड्स में निकालना, ठीक है। अभी स्टोरी का मतलब क्या होता है, डेटा की स्टोरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं ना, तो डेटा को एनालाइज करने के बाद में हमारे पास में यूजफुल इंसाइट्स निकल आते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस बिजनेस ओनर को एज अ स्टोरी के फॉर्म में, डेटा विजुलाइजेशन के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं कि आपके बिजनेस में ये चीज़ें चाहिए, तो आप इस तरीके से डिसीजन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स, है।
देखो एक चीज़ और, एक एग्जांपल देते हैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल है ना। एग्जांपल्स जैसे मैंने बोला कि कमी नहीं है हमारे पास में, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है, और हम लोग आपको हर एक उस पर रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ही है, ये एग्जांपल है डॉक्टर वाला, है ना। तो जैसे डॉक्टर के पास में ना क्या, जैसे एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर आपकी ब्लड रिपोर्ट देखता है ना। अब रिपोर्ट के अंदर क्या है, डेटा है। आपको पता होगा कि जब आप कोई सीबीसी की जांच कराने जाते हैं या कोई और चीज़ जांच कराने जाते हैं, तो उसके अंदर ना आपका डेटा आता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, इस तरीके से हमारा डेटा होता है। अब क्या करता है डॉक्टर, वो डॉक्टर क्या करता है, वो रिपोर्ट को देखता है, और रिपोर्ट को देखने के बाद में वो ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि आपकी हीमोग्लोबिन लेवल कितनी है, आपकी आरबीसी कितनी है, आपकी सीबीसी कितनी है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, यहाँ पे एनालाइज करता है, उसके बेसिस पर बताता है कि आपको किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नहीं, है ना। समझ तो दे दे। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो डॉक्टर होता है वो आपकी रिपोर्ट को देख करके, देखो रिपोर्ट को देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, डेटा, उसको रिपोर्ट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स में देखते होगे तो डॉक्टर क्या कराता है यहाँ पे, डॉक्टर आपको बोलता है कि आप चेकअप कराओ पहले। तो चेकअप कराने से क्या होता है, चेकअप कराने से आपकी एक रिपोर्ट निकल करके आती है, एक डेटा निकल करके आता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है और वो कब तक सॉल्व हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करता है एक डॉक्टर, है ना। तो रिपोर्ट के बेसिस पर यही होता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको एनालाइज करता है, इसीलिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना अगर इतने ही हम लोग एमबीबीएस करे होते तो खुद से डॉक्टर उसको एनालाइज ना कर लेते, है ना। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ अब थोड़ी सी इजी हो गई है, क्योंकि हम लोग खुद से भी एनालाइज कर लेते हैं, डेटा को समझना इजी हो गया है। अगर हम थोड़ा बहुत मेडिकल लाइन में नॉलेज रखते हैं तो हम लोग भी ये रिपोर्ट वगैरह को आराम से देख लेते हैं, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करके बताता है कि पॉसिबिलिटी क्या है आपकी डिसीज़ में, क्या पॉसिबिलिटी है या क्या आपको प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को फाइंड करता है, यहाँ पर एनालाइज करता है, और उसके बाद आपको बताता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको हो रही है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, और इसको एस्टिमेशन इतना टाइम लग जाएगा सॉल्व होने के लिए। तो डॉक्टर का काम ये होता है। तो डॉक्टर को भी एनालाइज करना पड़ता है डेटा को, तब जाके वो आपको बता पाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। तो वो बता पाता है। डॉक्टर के पास जाकर आपने देखा होगा वो दवाई देता है, ये खा लेना, ये कर लेना, ये लगा लेना। तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो आपकी रिपोर्ट के बेसिस पर बोलता है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो डॉक्टर कुछ नहीं है, डॉक्टर बस रिपोर्ट को एनालाइज करता है, और ना रिपोर्ट के अंदर होती है डेटा, और रिपोर्ट के अंदर जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके आपका एक इंसाइट निकल करके आता है, और उस इंसाइट को डॉक्टर आपको बता देता है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, दैट्स इट। यही डेटा एनालिसिस का काम होता है। तो डॉक्टर या फिर डेटा एनालिस्ट दोनों एक चीज़ें होती है, बस डिफरेंस ये है कि डॉक्टर अपने फील्ड का मास्टर है, हम अपने फील्ड के मास्टर हैं। हम लोग कुछ और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर केवल अपने पर्टिकुलरली जो उसका स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वो केवल उसको एनालाइज कर रहा है ना। यहाँ पर हम कुछ और एनालाइज कर रहे हैं, हम डेटा को देख करके समझ रहे हैं कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर बस डिसीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं, वो सब डॉक्टर वहाँ पे पता करता है, दैट्स इट, है ना। तो ये है, तो समझ में आया ना। तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे आपको डेटा को देख करके, रिपोर्ट को देख करके यहाँ पर एनालाइज करता है, डिसीज़ को आइडेंटिफाई करता है। ये होती है आपकी एनालिटिक्स। और जब वो मेडिसिन देता है, आपको दवाई देता है, तो वो होता है डिसीजन, ठीक है। तो यही हम डेटा एनालिटिक्स में भी करते हैं कि पहले डेटा को हम लोग लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उससे यूजफुल इंसाइट निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, वो हम लोग फिर डिसाइड करते हैं। तो ये होता है आपका एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स, है ना। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है या नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को, कि एग्जाम्पल्स किस तरीके से बेटर आपको बना पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
ओके, मन्नत सैफ़ी और बुसरा, हर्षित को समझ में आ रहा है, ठीक है। अलीशा, अमन, मुस्कान, तनु, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं टेक्निकल ज़्यादा बोल रहा हूँ या उस तरीके से? मैंने एग्जाम्पल ही आपको इस तरीके से दिए हैं कि आप लोग चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आपको जो एग्जाम्पल है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करा सकता हूँ। अमन कल क्यों नहीं आया? वो बिजी होगा। कल आया था। कल कहाँ है? कल ही तो बताया था रात को उसको। तो उधर शायद बिजी होगा, पता नहीं चलिए। चलो कोई बात नहीं, उसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्लास अगर आगे बढ़ जाएंगी तो फिर वो ले नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा किसी चीज़ों में। क्या डाउट है इब्रा, एक बार फिर से लिखो। डेटा एनालिटिक्स के फॉर्मूले के लास्ट में क्या वर्ड लिखा? अच्छा, वो लिखा था डेटा एनालिटिक्स इक्वल्स टू डेटा से स्टोरी निकालना। डेटा एनालिटिक्स इक्वल्स टू डेटा से स्टोरी निकालना, है ना। डेटा से स्टोरी का मतलब हुआ कि डेटा से यूज़फुल इंसाइट्स निकालना जिससे हम लोग बेटर डिसीजंस ले पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये भी एग्जांपल रियल लाइफ वाला ही है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं ना, तो आप लोगों के पास में वेदर ऐप होगा, है ना, वेदर आउट होगा। इधर देखो, इधर इधर कोने में, है ना, लेफ्ट कॉर्नर में देखो, बॉटम में एक ये दिखा रहा होगा पार्शियली क्लाउडली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये दिखा रहा है मेरे वेदर फॉरकास्ट की डिटेल्स। तो ये कैसे हुआ? इसमें भी पता है क्या हो रहा है? इसमें भी ये हो रहा है कि वो मेरे वेदर को चेक करके और मेरे को बता रहा है कि मेरा जो सिटी का वेदर है वो कैसा है। अभी जैसे ये दिखा रहा है मेरठ का वेदर, तो मेरा सिटी वेदर नहीं है, मैं आगरा में हूँ अभी, है ना। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे उसको आईपी वगैरह को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है ना, तो उस वजह से वो गलत ही दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ, वेदर का एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। देखो, तो वेदर ऐप में क्या होता है, वेदर ऐप कैसे आप लोगों को बताता है कि कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेदर ऐप के अंदर टेम्परेचर का डेटा होता है। टेम्परेचर के बेसिस पर वो क्या करता है, आपकी डेटा को एनालाइज करता है। तो टेम्परेचर डेटा होता है ना। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी का ही डेटा होता है ना, ह्यूमिडिटी। दैन उसके बाद में एक डेटा होता है आपका विंड डेटा, जिसको हम हवा वाला डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जो तीनों डेटा मेरे पास आ रहे हैं ना, इसको हम करते हैं एनालाइज, है ना, इसको हम करते हैं एनालाइज। और इसको एनालाइज करने के बाद में हमारे पास में एक वेदर प्रेडिक्शन बनती है ना, एक वेदर प्रेडिक्शन बनती है। ये वेदर प्रेडिक्शन क्या है कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कैसे फाइंड किया हमने? हमने पहले डेटा लिया, उसको एनालाइज किया, फिर उसकी प्रिडिक्शन निकालने की, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। डेटा एनालिटिक्स यही है ना। डेटा एनालिटिक्स यही है एक्चुअल में। समझ में आया? डेटा एनालिटिक्स सही है। देखो एग्जांपल और लेते हैं।
तो जैसे आप लोगों को पता होगा गूगल मैप्स है ना, तो गूगल मैप्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, चलाया भी होगा, चलाते भी होंगे, है ना? सही है। ऐसा कौन महान भाव है यहाँ पे जिसने अभी तक गूगल मैप्स का यूज़ नहीं किया है? उसको मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री। है कोई ऐसा जिसने आज तक कभी गूगल मीट का उसका गूगल मैप्स का यूज़ ना किया हो? है कोई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने किया ही नहीं है गूगल मैप्स का यूज़? नहीं किया? अरे वाह, ये तो गजब हो गया। बहुत सही बंदे हो यार तुम लोग। गूगल मीट उसका गूगल मैप का यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम लोग गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स देखो, सबसे पहली चीज़ कि गूगल मैप्स जो होता है वो कैसे बताता है आपको कि ट्रैफिक कहाँ है ना? और उसके बाद में फास्टेस्ट रूट क्या हो सकता है आपके लिए, या कितना टाइम आपको लगेगा, है ना? तो ये कैसे पता चलता है हमें गूगल मीट पे, उस पे गूगल मैप पे? तो ये क्या करता है, लाखों यूज़र्स का डेटा होता है, उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करता है। देन उसके बाद वो बता पाता है कि हाँ आपको कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना आपको टाइम लगेगा, कितना ट्रैफिक कहाँ है, तो वो आपको बता पाता है। जैसे आपने कभी गूगल मैप का यूज़ किया हो, तो आप जब रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो उसमें जब हम लोग लाइव जा रहे होते हैं तो ब्लू कलर का वो दिखाता है ना? वे दिखाता है। अगर कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह है तो उसको ये से क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज से प्रेडिक्ट करता है क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। या फिर अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको रेड कर देता है, कोई इस एरिया के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको वो रेड कर देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है। और अगर गूगल मैप को ये बताना हो कि रोड कहाँ ख़राब है कहाँ नहीं ख़राब है, तो उसको भी वो रेड से बताता है कि यहाँ पर रोड ख़राब है ना? तो ये गूगल मैप को कैसे पता चलता है? गूगल मैप यहाँ पर डेटा एनालाइज करता है ना? डेटा एनालाइज करने के बाद में वो आपको बता पाता है कि हाँ कितना टाइम लगेगा, कहाँ रूट ख़राब है, कहाँ नहीं रूट ख़राब है, कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा फास्टेस्ट नहीं है, ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। तो ये सब आपकी एनालिसिस के बेसिस पर होता है ना? एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, जैसे आप लोग जोमेटो से या स्विगी से या ब्लिंकिट से ऑर्डर करते होंगे ना, तो आपने देखा होगा एक वो जो मैन होता है ना, जो आ रहा होता है आपके पास में डिलीवरी देखने के लिए, तो वो डिलीवरी देने वाला जो मैन होता है वो आपके पास में आ रहा होता है, तो हम उसकी लाइव लोकेशन देख रहे होते हैं। तो वो कैसे होता है? वो भी एनालिसिस के बेसिस पर होता है। तो वो क्या करता है, वो बैकेंड में उस डिलीवरी मैन की लोकेशन को ट्रैक करते रहते हैं और फिर आपको बताते रहते हैं कि ये डिलीवरी मैन यहाँ पे है। तो वो भी वो उसमें आता है, एनालिसिस के बेसिस पर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, देखो एग्जांपल और नेटफ्लिक्स, है ना? अभी ये नेटफ्लिक्स का मत कहना कि नेटफ्लिक्स का हमने नाम ही नहीं सुना है ना? नेटफ्लिक्स आपका एक वेब सीरीज़ मूवीज़ देखने के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल ये है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है, या वो नेटफ्लिक्स कैसे पता करता है कि आपको क्या रिकमेंड करता है, क्या नहीं रिकमेंड करना है ना? तो वो क्या करता है, वो आपकी वॉच हिस्ट्री को देखता है, वो आपकी सर्च हिस्ट्री को देखता है, वो आपकी व्यूइंग टाइम को देखता है, और उसको एनालाइज करके बता पाता है कि आपको किस तरीके की वेब सीरीज़ पसंद है, किस तरीके की मूवीज़ पसंद है। तो वो उसके बेसिस पर आपको बता पाता है ना? वैसे यूट्यूब का एग्जांपल ले लो। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में भी आपको कैसे पता चलता है, या यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या नहीं देखना पसंद करते हैं? तो वो आपकी वही जो हिस्ट्री वगैरह उसको एनालाइज करके आपको बता पाता है कि आपको किस टाइप का जो है ना कंटेंट पसंद है। अमेज़ोन के ऊपर जैसे आप लोग देखोगे तो अमेज़ोन आपको वही चीज़ें सजेस्ट करता है जो आप लोगों को पसंद होती हैं। तो अमेज़ोन पे आपने देखा होगा, अमेज़ोन के ऊपर हम जैसे मैं स्पेशली मैं, है ना? तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के, है ना? तो वो कंप्यूटर सिस्टम से जो चीज़ है ना वो ज़्यादा रिकमेंड करता है मेरे को। बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, तो वो मेरे को बुक्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है। ये कैसे होता है? ये डेटा एनालिसिस के बेसिस पर होता है। वो क्या करता है कि मेरी सर्च हिस्ट्री को देख करके, मेरे प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके वो एनालाइज कर लेता है कि मुझे जो उसमें टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पसंद है मेरे को, या मेरे को इलेक्ट्रॉनिक पसंद है, या अप्लायंसेस पसंद है, या बुक्स पसंद है। और बुक्स में भी कौन सी बुक्स पसंद है वो सब एनालाइज करके मेरे को रिकमेंड करते रहता है कि आप ये चीज़ें पसंद करते हैं और आपके लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर रिकमेंड कर देता है।
समझ में आ रहा है ना? इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अभी तो शायद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि मैं पूरी क्लास में एग्जाम्पल ही देता रहूँ, है ना? लेकिन अभी इतने एग्जाम्पल शायद में भी आपके लिए काफ़ी होंगे और बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, है ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी हुए होंगे कि जो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है एक्चुअल में है क्या। गॉट इट और नॉट? ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। इब्रा, अमन भाग गया? अमन नहीं भागा, नहीं। बुसरा? आगे चले अब? आगे चले? ओके। गुड। मैं पहले ही बोल चुका हूँ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं आधे अधूरे वर्ड्स लिख के ही छोड़ देता हूँ, है ना? ये मेरी ख़राब आदत है, मैं हर क्लास में ऐसे ही करता हूँ। तो आप लोगों को पीछे वीकेंड में बैठ करके नोट्स वगैरह बना लेने अपने अपने, और मैं हर एक के नोट्स देखूँगा, ये याद रखना। किसने क्या लिखा है ये सब मैं देखूँगा, तो मेक श्योर कि आप लोग नोट्स बनाएं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वाई डेटा एनालिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना? तो जो डेटा एनालिटिक्स है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? तो इसके बारे में बात करें, और आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स, तो उसकी वजह क्या है उसको भी जानते हैं। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे वो समझो, कि जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो तो समझ में आ गया आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले क्या होता था, देखो पहले कंपनीज गैस करती थी, है ना? पहले कंपनीज गैस करती थी, गैसिंग खेला जाता था पहले, है ना? पहले कंपनीज गैस करती थी, गैस करती थी, है ना? और अब क्या करती हैं कंपनीज? अब कंपनीज डेटा से डिसीजंस लेती हैं, है ना? डेटा से डिसीजंस लेती हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे डेटा है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बेसिस पर ही हम लोग ये बता पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि क्या कंपनी को जो है ना डिसीजन लेना चाहिए, और क्या जो है ना कंपनी को करना चाहिए। तो ये पता कब चलेगा? जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे। पहले ये होता था कि कम डेटा था तो गैस कर लेती थी कंपनी, अगर नहीं भी सेल हुआ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इतना मास प्रोड्यूशन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे तो मास प्रोड्यूशन है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा के साथ में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अब आज के टाइम पे कंपनीज गैस करने लगी और वो सामान नहीं सेल हुआ या वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनी क्या करती हैं यहाँ पर? कंपनीज करती हैं कि पहले वो डेटा को एनालाइज कराती हैं, देन उसके बाद में वो डिसीजंस ले पाती हैं कि उनको करना क्या है एक्चुअल में, है ना? तो उसको फिर यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ विदाउट एनालिसिस के एनालिटिक्स के बेसिस पर बात करें, तो जैसे कोई एक शॉप ओनर है और वो शॉप ओनर ये गैस करता है कि ये वाला प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है? उसने गैस किया, लेकिन अब क्या होगा? अगर वो केवल गैस करने के बेसिस पर उसको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट सेल होगा, तो जो क्या कहते हैं उसको, शॉप ओनर को क्या होगा? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा?
गैस करने पर तो देखो, गैस करने पर कुछ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गैस तो गैस ही होती है ना। जैसे हम लोग गैस कर लें कि चलो कोई बात नहीं है, डेटा एनालिटिक्स का बैच ले लेते हैं, डेटा एनालिटिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, गैस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में डेटा को देख करके डिसीजन ले तो कैसा है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप ना एक पहले ये एनालाइज कर लो कि आने वाले फ्यूचर में किस टाइप की डोमेन्स के ऊपर जॉब्स सबसे ज़्यादा होने वाली हैं, और कौन सा डोमेन ज़्यादा जो है ना चलने वाला है, कौन से डोमेन के ऊपर ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं, है ना। अगर हम ये एनालाइज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर हम गैस करें ना कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इससे अच्छा हो सकता है उससे, तो गैसिंग तो फिर गैसिंग होती है, गैसिंग से कुछ नहीं होने वाला आपका। गैसिंग यहाँ पर काम नहीं करती है। गैसिंग से हो सकता है कि आपको बेनिफिट भी मिले, या फिर गैसिंग आपको बिल्कुल डुबा ही दे, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि हम लोगों को अगर गैसिंग करनी है तो गैसिंग के बेसिस पर कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाँ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ना भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं विद एनालिटिक्स, तब क्या होगा, तब वहाँ पर जो आपका रेवेन्यू होगा, जो आपकी सेल्स होगी, जो कंपनी की ग्रोथ होगी, वो डेटा बेस्ड डिसीजन के ऊपर चल रही होगी, है ना। फिर वहाँ पर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा ही होगा, है ना। वहाँ पर फिर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा ही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इनके। जैसे अमेजोन होती है तो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करती है, ठीक है। नेटफ्लिक्स है वो आपको मूवीज़ या वेब सीरीज़ रिकमेंड करती है। ऊबर या ओला है वो आपको फेयर कैलकुलेट करके देती है। गूगल है वो आपको सर्च रिजल्ट ऑप्टिमाइज करके देती है। शॉपिफाई या स्पॉटिफाई जो होता है वो आपको क्या करके देता है, सॉन्ग जो होते हैं ना उनको रिकमेंड करके देता है। फ्लिपकार्ट है वो आपको सेल्स फॉरकास्ट करके देता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से कंपनीज किस तरीके से अपनी उसको कंपनीज को ग्रो करने के लिए या रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए क्या करती है ना। तो वो बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स होता है। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ओके। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं अब, है ना। आगे चलते हैं। तो एक पीपीटी बनाई थी हमने, पीपीटी आपको दिखाई नहीं अभी तक, तो उस पीपीटी को दिखाते हैं अब आपको, है ना। अब इसके बेसिस पर समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स देख लिया है, हम लोगों ने समझ लिया है कि एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ना। फ्रॉम रॉ डेटा टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, है ना। तो ये मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स का। अब यहाँ पर जो कोर्स का पूरा रोड मैप था वो हम लोगों ने देखा। यहाँ पे सबसे पहले हम फेज़ 1 देखेंगे। तो फेज़ 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे फाउंडेशन में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, यानी एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, जो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट एंड प्रोसेस के बारे में। इसके बाद में आपको बेसिक एक्सेल्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल डेटा टूल जो है ना एक्सेल, उसको यूज़ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में आपको पाइथन देखने को मिलेगी, बेसिक पाइथन हम बात करेंगे, ऑटोमेशन की, एआई पावर्ड कोडिंग की, है ना। उसके बाद हम एसक्यूएल में देखेंगे टॉकिंग टू डेटाबेसेस, है ना। डेटाबेस को समझेंगे कि आपको किस तरीके का डेटाबेस जो है ना यूज़ करना है, उस डेटाबेस से कौन सी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए होंगी, है ना। उसके बाद हम एडवांस पाइथन देखेंगे, जहाँ पे पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास होता है, नमपाई होता है, मैटप्लॉटलिब होता है, उसको हम लोग देखेंगे फेज़ 1 के अंदर। ये आपका फेज़ 1 होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और पढ़ेंगे।
देन उसके बाद में आता है आपका फेज़ 2 में हम लोग मास्टरी एंड एआई को देखेंगे। देखो आज के टाइम पे अगर हम डेटा एनालिसिस के लिए एआई का यूज़ ना करें तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कल की क्लास में कि हम लोगों को लेटेस्ट टूल चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि उन टूल्स के अंदर एआई इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अगर हम पुराने वर्जन को यूज़ करेंगे और हमने कुछ एआई वाला यूज़ किया तो फिर आप लोग वहीं स्टक हो जाएगा, फिर वहीं पे घूमते रहोगे कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसलिए हमने आपको बोला कि जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एआई आ चुका है। इसलिए हम यहाँ पे एआई वाला पार्ट भी रख रहे हैं फेज़ 2 के अंदर। एआई टूल्स देख लेंगे हम लोग, मेकिंग कोडर्स जेलियस, ठीक है। उसके बाद एडवांस एक्सेल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, पावर यूजर्स टेक्निक्स के बारे में। देन उसके बाद में गिट एंड गिटअप के बारे में देखेंगे, जो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद वेब डेव के बारे में देखेंगे, है ना, किस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड्स और यूआईज बनाएंगे, और ब्यूटीफुल, है ना। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन हम लोग देखेंगे, जैसे पावर बीआई या टैबलो में किस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करेंगे, है ना, वो हम लोग देखेंगे। अब इसके साथ में हम लोग यहाँ पे ये डेटा की एक डेफिनेशन, द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा टू मेक कंक्लूजन अबाउट द इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा था, है ना, यानी कि इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड टेलिंग द स्टोरी विद फैक्ट्स, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको डेटा एनालाइज करना है, उससे यूजफुल इंसाइट निकालने हैं, और देन उसको एक बिजनेस ओनर को या जो डिसीजन लेता है उसको बताने होंगे। देन उसके बाद में वो उसकी कंपनी ग्रो कर सकती है और उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे 4 टाइप की जो एनालिटिक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना। 4 तरीके के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका डेस्क्रिप्टिव, ठीक है। और उसके साथ में फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद में आता है प्रेडिक्टिव, फिर उसके बाद में आता है प्रिस्क्रिप्टिव, है ना। सबसे पहली चीज़ व्हाट हैपेंड का मतलब क्या होता है? पिछले मंथ सेल्स कितनी हुई, है ना। व्हाट हैपेंड पिछली मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका व्हाट हैपेंड, सॉरी क्या है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग व्हाट डिड हैपन, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को सेल्स क्यों गिरी इसके बारे में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे डायग्नोस करेंगे हम लोग कि अगर सेल्स गिर रही है तो उसकी वजह क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग डायग्नोस करेंगे उसको। देन उसके बाद में व्हाट विल हैपन का मतलब है नेक्स्ट मंथ कितनी सेल्स हो सकती है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के बेसिस पर ये प्रेडिक्ट तब होता है जब हम लोग यहाँ पे हम लोग ये पता कर पाएँ कि जो डेटा है वो क्या कह रहा है, यानी हमारी जो एनालिसिस है वो क्या कह रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे और सेल्स में देखेंगे कि हाँ हमारी सेल्स कितनी बढ़ सकती है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, है ना। जैसे अभी एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला, कि डॉक्टर जो होता है वो आपकी रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद में आपको ये बताता है कि आपको किस टाइप की मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या खाना है, क्या करना है, क्या लगाना है, ये डॉक्टर आपको बताता हो। तो ये प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस जो ओनर होता है ना, या जो डिसीजंस लेता है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एक ऐसे लोग की डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड हैं, उसके बेसिस पर ही वो डिसीजन ले पाता है। तो ये होता है आपका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट, है ना, डेटा एनालिटिक्स का पार्ट। तो यहाँ पे 4 टाइप के डेटा एनालिटिक्स होते हैं। पहले डेस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंड, यानी हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं कि जो पिछले मंथ की जो सेल्स थी वो कितनी थी। देन उसके बाद में हम लोग व्हाट डिड इट हैपन उसके बारे में देखते हैं, यानी जो सेल्स थी वो क्यों गिरी। और उसके बाद में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स है वो कितनी होनी चाहिए। और लास्टली फिर हम बात करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव की, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये पता करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, किसके लिए? सेल्स को बढ़ाने के लिए। दैट्स इट। समझ में आया 4 टाइप की एनालिटिक्स के बारे में? तो ये है हमारा 4 टाइप का एनालिटिक्स। तो पहला डिस्क्रिप्टिव, फिर दूसरा डायग्नोस्टिक, फिर प्रेडिक्टिव, और लास्टली फिर प्रेस्क्रिप्टिव, है ना। तो ये होता है आपका 4 टाइप का डेटा एनालिसिस, है ना। अब उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे डेटा एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ है आस्क, है ना, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम डेटा एनालाइज कर क्यों रहे हैं, तब तक हम डेटा एनालाइज कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि डेटा एनालाइज क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे तब तक हम डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले ये पूछना है कि हम लोग डेटा एनालाइज कर क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम लोग डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। फिर उसके बाद में प्रिपेयर करना है, डेटा को कलेक्ट करना है और इसको स्टोर करना है एक
सेफ प्लेस के ऊपर, है ना। तो पहले डेटा को कलेक्ट करो, देन उसके बाद में उसको स्टोर करो, तो ये प्रिपरेशन के अंदर आता है। देन उसके बाद में हमारे आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट भी है, यानी डेटा को क्लीन करना, चेक करना, एरर्स को फाइंड करना, ठीक है, ये होता है हमारा प्रोसेस। तो हम लोग जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें से एरर्स निकालते हैं, उसको डेटा को क्लीन करते हैं, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं उसमें कोई इनकम्प्लीट डेटा तो नहीं है, उसको निकाल करके जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको बाहर निकाल करके फेंक दो। और उसके बाद में जो क्लीन डेटा है हमारा, है ना, जो एक्चुअल में डेटा है, ऑथेंटिकेट डेटा, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो ये जो 3 पार्ट है आपकी स्टार्टिंग वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पहले ये आस्क के बारे में, फिर प्रिपेयर के बारे में, फिर प्रोसेस के बारे में। तो इसके बारे में अगर आपको समझ में आता है तो देन उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं, जैसे एनालाइज करना, यानी पैटर्न्स को फाइंड करना, ट्रेंड्स को फाइंड करना, है ना। पैटर्न को फाइंड करो कि कौन सी जो पैटर्न है वो किस वे में होगी। जैसे अगर हम एक गारमेंट का वो ले लेते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि विंटर्स के सीज़न में स्वेट शर्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, मफलर्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, या आपकी जो इनर वियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर शेयर को देखोगे तो विजुलाइज एंड टेल द स्टोरी। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन लेने वाला पर्सन है या बिजनेस ओनर है, उसको हम क्या करेंगे, विजुलाइज करके या स्टोरी बता करके बताएंगे कि आपके बिजनेस के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, ये यूजफुल इंसाइट्स हैं। देखो, इसके लिए बार बार आपको बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है, एक जो बिजनेस ओनर है, उसको डेटा वाली भाषा समझ नहीं आती, उसको आपको विजुअलाइज करके दिखाना पड़ेगा। विजुअलाइज करने का मतलब यह है कि मतलब चार्ट के फॉर्म में, या पाई चार्ट के फॉर्म में, या फिर ग्राफ के फॉर्म में, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। उसको नंबर नहीं चाहिए, उसको नंबर से मतलब नहीं है कि नंबर आप बताओ उसको कि इतना ये नंबर, उतना वो नंबर, उसको ये समझ नहीं आने वाला है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज कराना पड़ेगा, एक चार्ट के फॉर्म में बना करके दिखाओ उसको, या उसको आप ग्राफ के फॉर्म में बना के दिखाओ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, या फिर उसको स्टोरी बताओ कि आपके बिजनेस में ये हो सकता है, इस तरीके से हम पूरी जो बिजनेस ग्रोथ है उसको कर सकते हैं। तो ये शेयर करने का ऑप्शन है आपका, है ना, शेयर करने का मेथड है आपका। एक्ट का मतलब क्या है, मेक डेटा ड्राइवन डिसीजंस। तो मेक डेटा ड्राइवन डिसीजंस का मतलब क्या है कि जो भी आपने एनालाइज किया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दो एक्चुअल में, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द एक्ट। तो डेटा एनालिसिस की इस तरीके से हमारे पास में 6 प्रोसेस होती हैं। जो स्टार्टिंग की 3 प्रोसेस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट रहती हैं या ये नहीं हो पाती हैं, तो लास्ट की जो आपकी प्रोसेस है वो फिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोगों को जो है ना, सबसे पहले आस्क के बारे में देखना है, फिर प्रिपेयर के बारे में देखना है, फिर प्रोसेस के बारे में देखना है। देन उसके बाद में फिर डेटा को एनालाइज करेंगे हम लोग, फिर शेयर करेंगे, फिर हम लोग उसको डिसीजंस लेंगे उसकी बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वाई लर्न डेटा एनालिटिक्स। तो हम लोग क्यों डेटा एनालिटिक्स को सीखें, ठीक है। हम लोग क्यों डेटा एनालिटिक्स को सीखें, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर न्यू जॉब्स बाय 2026, है ना, हाई डिमांड अक्रॉस द ऑल इंडस्ट्रीज। तो 2.5 मिलियंस, है ना, 2.5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 25 लाख, है ना, 25 लाख जॉब्स केवल 2026 में है, ठीक है, 2026 में न्यू जॉब्स। तो सोचो कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है डेटा एनालिसिस की, क्योंकि आज के टाइम पे ना हर कंपनी चाहती है उसकी ग्रोथ हो, हर कंपनी चाहती है उसकी सेल्स इंक्रीज हो, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक कंपनी है, सपोज करो कि चश्मे बेचने वाली, उसके साथ में 2 कंपनीज और खुली हुई हैं, तो 3 कंपनी टोटल हो गई। अब वो पहली कंपनी चाहती है मेरी सेल्स इंक्रीज हो, दूसरी कंपनी चाहती है मेरी सेल्स इंक्रीज हो, तीसरी कंपनी चाहती है मेरी सेल्स इंक्रीज हो। तो यहाँ पर कंपटीशन के बीच में रहेगा। अभी कंपटीशन कैसे जीतेंगे, जिनका सबसे ज़्यादा डेटा एनालिसिस और डेटा एनालाइज करके उससे यूजफुल इंसाइट्स निकाल करके ये अपने उसको बिजनेस को बेटर बनाएंगे तब, ठीक है। तो तब ये अपने आप को बेटर बना पाएंगे। 1 मिनट रुकना। हेलो। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा जॉब है। और जो अभी एग्जांपल दिया आपको कि कंपनीज के बीच में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वो कंपटीशन कैसे जीत सकती हैं कि जिनका डेटा एनालिसिस, जिनकी यूजफुल इंसाइट्स बहुत ज़्यादा बेटर होगी, वही कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर पाएगी, वही कंपनी अपने आप को ग्रो कर पाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि कंपनी से एक दूसरे के लिए क्या करती रहती हैं, ऑफर निकालती रहती हैं। कभी कंपनी ये ऑफ़र निकाल रही है, कभी कंपनी वो ऑफ़र निकाल रही है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो, है ना। जैसे अमेज़ोन के ऊपर आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज आते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर देखा होगा
महाबचत सेल, पता नहीं कौन कौन सी सेल होती है उसके ऊपर, फेस्टिवल सीजन्स आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को एक दूसरे से कॉम्पिटिट भी करना है और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ भी करना है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने डेटा को एनालाइज करवाती रहती हैं और उसके बेसिस पर डिसीजंस लेती रहती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब डिस्काउंट देना है, कब नहीं देना है। ये तब पता चलता है जब हमारे पास में डेटा से एनालिसिस हो रही होती है, ठीक है। और एवरेज जो सैलरी होती है, एंट्री सैलरी, वो 8.5 लाख रुपए पर एनम की होती है आपकी, जो एक स्किल्ड एनालिस्ट के लिए काफ़ी होती है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो स्टार्टिंग सैलरी वैसे तो 5 से 8 लाख के बीच में हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाओगे और अपना इंटरव्यू और उसके लिए प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको और अच्छी सैलरी मिल पाएगी। तो 8.5 लाख रुपए सैलरी जो है ना, नॉर्मल सी सैलरी है जो आपको आराम से मिल जाएगी। इतना तो शायद गवर्नमेंट में भी नहीं मिलेगा, है ना। इसको कैलकुलेट करके देख, इसको डिवाइड करके देख लेना 12 से, है ना, 8.5 लाख को, तो आपका पर मंथ का जो सैलरी है वो निकल आएगा। ये सिटी से बेस होता है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ देखोगे 60% डिसीजन इम्पैक्ट, है ना। तो इससे यही होता है कि हम लोग जो कंपनीज होती हैं वो 60% डेटा के ऊपर रिलाई होती हैं और यहाँ पर गैसिंग पावर नहीं चलती है। यहाँ पर कंपनी डेटा के ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए डेटा एनालिस्ट हम लोगों को सीखना ज़रूरी होता है। दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग आज बात करते हैं यहाँ पे कि योर टूल किट का मतलब ये है कि कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे डेटा एनालिस्ट के लिए। तो सबसे पहले है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल के साथ में फिर हम देखेंगे एसक्यूएल, फिर पाइथन, पाइथन के बाद फिर पावर बीआई या फिर टैबलू आपका, है ना। तो एक्सेल आप लोग देखोगे तो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस डेटा, तो एक्सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने एक्सेल के बारे में नहीं देखा था, एक्सेल को आप इग्नोर मारते रहे थे, तो अब आपको एक्सेल की पावर समझ में आएगी कि एक्सेल कितना ज़्यादा पावरफुल है ना। एसक्यूएल देखेंगे हम लोग, कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द डेटा बेसिस, है ना। तो डेटा बेसिस होते हैं, उनसे हमें कैसे डेटा लेना है, कौन सा डेटा लेना है, तो हम लोग वहाँ पे ये एसक्यूएल वगैरह को देखेंगे। पाइथन हम लोग करेंगे एडवांस एनालिसिस के लिए और ऑटोमेशन के लिए। और टैबलू या पावर बीआई के लिए हम लोग विजुअल जो डैशबोर्ड्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए, जैसे ग्राफ बनाना है हम लोगों को, चार्ट्स बनाने हैं हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैबलू या फिर पावर बीआई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके साथ में फिर हम लोग गिट वर्जन को देखेंगे। गिट एक होता है, गिट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग उसको वर्जन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेब डेव फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो ये टूल्स हैं आप लोगों को जो यूज़ करने हैं डेटा एनालिस्ट के उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ई आई द अनफेयर एडवांटेज, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे जो है ना, वो ए आई होने वाला है। सब जगह पे ए आई का यूज़ इतना बढ़ने वाला है और ए आई हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक जो चीज़ है ना, वो ये है कि ए आई से हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ए आई ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग ए आई की हेल्प से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पहले जो काम 1 महीने में होता है, 1 साल में होता था, वो कुछ टाइम में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए आई की वजह से डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए हम जो ए आई है उसका बहुत ज़्यादा हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है ना, ए आई वॉन्ट रिप्लेस एनालिस्ट हु यूज़ ए आई विद रिप्लेस दोज हु डोंट, है ना। तो ये आपका ए आई के साथ होने वाला है, ठीक है। तो ये हम ए आई को यूज़ करेंगे। ये आपका डेटा वेरिएशन का एक पार्ट है, जैसे जो आपको बता रहे हैं ना, चार्ट वगैरह ये सब। तो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड बनता है जिसमें हम लोग ये पता कर पाते हैं कि अगस्त के महीने में क्या था, मई के महीने में क्या था, जून के महीने में क्या था, जुलाई के महीने में क्या था, ऐसे ही। और उसमें ठीक है, और कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ क्या थी, ये सब हम पता चल पाता है। टर्की में क्या है, स्पेन में क्या है, स्वीडन में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, ये इस तरीके से हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें और कितनी ज़्यादा क्या हैं, कैसे हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा ये सब, है ना। क्लियर है सब कुछ अभी तक जो बताया गया?
बोलो, सब क्लियर है? ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइकिल की स्पेलिंग गलत लिखती है। साइकिल, है ना। अब देखो एनालिटिक्स की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसको देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ स्टेप्स में देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है डेटा कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा आता है क्लीन डेटा। जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसे हमें क्लीन करना होता है। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेप में एनालाइज करते हैं, एनालाइज डेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथी जो स्टेप होती है वो होती है आपकी फाइंड इनसाइट्स, इनसाइट्स, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद फिर फिफ्थ स्टेप पे हम लोग क्या देखते हैं, टेक डिसीजंस, ठीक है, टेक डिसीजंस, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनालिटिक्स, है ना। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद दूसरी जो स्टेप आती है वो आपका डेटा को क्लीन करना होता है ना। देन उसके बाद में फिर आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में आपको जो इनसाइट्स है वो निकालनी होती हैं। देन उसके बाद में लास्ट स्टेप पे आपको डिसीजन लेना होता है। दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं आपको ना अब एक बिजनेस एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो उसको समझना है ना, उसको समझना। तो ये बिजनेस एग्जांपल मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट का दे देता हूँ ना, खुद के इंस्टीट्यूट का दे देता हूँ, GY इंस्टीट्यूट, है ना। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि सपोज़ करो कि मेरे पास में 100 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, है ना, 100 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। अब सपोज़ करो कि मैंने बोला कि जिनमें से मैंने एनालिसिस की थी, तो मुझे पता चला कि जो 7 स्टूडेंट थे वो BCom के थे, ठीक है। और जो 25 स्टूडेंट थे वो क्या थे, BA वाले थे। और उसके साथ में जो 15 स्टूडेंट्स थे वो BSc वाले थे। ये मैंने एनालाइज कर लिया। अब इससे यूज़फुल इंसाइट क्या निकलेगी आपकी, यूज़फुल इंसाइट क्या निकलेगी? इसमें यूज़फुल इंसाइट्स ये है कि यहाँ पर BCom के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं मेरे को, है ना। फिर उसके बाद BA वाले और लास्ट में फिर BSc वाले। तो यहाँ पर मेरे को पता चल पा रहा है कि हाँ, जो BCom वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए यूज़फुल इंसाइट क्या है यहाँ पे, कि जो BCom वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो मेरे लिए यहाँ पर BCom वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो मैं BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से कोर्स ला सकता हूँ, या BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से ऑफ़र दे सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर मेरा यूज़फुल इंसाइट मिल रहा है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं आराम से यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि BCom के स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि मैं BCom के स्टूडेंट्स को और ज़्यादा लुभाने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए ऑफर्स दे दूँ, BCom की जितनी भी कॉलेजेस हैं उनमें चला जाऊँ, है ना। तो ये सब मैं आराम से कर सकता हूँ, बहुत आराम से। तो ये जो यूजफुल इंसाइट है मेरे लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। तो
who use डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी टेक जेंट कंपनीज हैं, वो यूज़ करती हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, मिंत्रा वगैरह, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती हैं। लेकिन अगर हम वैसे यूज़ देखें तो जैसे आपने देखा होगा बैंक जो होती हैं वो यूज़ करती हैं, बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे आप लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आपके प्रीवियस उसको चेक करते हैं कि आपका आई टी आर भरा है कि नहीं भरा है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, इसके बेसिस पर वो आपको लोन देते हैं। तो यहाँ पर बैंक्स जो होते हैं वो लोन अप्रूवल के लिए आपका डेटा एनालिसिस करती हैं। हॉस्पिटल्स में आपने देखा हो कि पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है उसको एनालाइज करने के बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्कूल्स में जो स्टूडेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको जो है ना अवार्ड दिया जाता है। गवर्नमेंट में जैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, क्रिकेट टीम्स में जैसे आपने देखा हो प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है, ई कॉमर्स में सेल्स एनालिसिस होती हैं, स्टार्टअप में आपकी जो ग्रोथ डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, इसके अंदर डेटा एनालिस्ट के अंदर, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, है ना। देखो, जब आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे तो आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग आराम से डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, जो कॉमन है। देन उसके बाद में एक होता है बिजनेस एनालिस्ट, जो आप बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं आप लोग, है ना। कई सारे डोमेन्स हैं जिनका पे आप आराम से कर सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट के साथ में आप प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना सेल होगा कितना नहीं होगा, उसके बारे में आप बता सकते हो। मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो। मार्केट एनालिस्ट का काम क्या होता है, मार्केट को एनालाइज करना होता है और मार्केट में क्या डिमांडेड है क्या नहीं है वो सब आपको मार्केट एनालिस्ट में मिल जाएगा। एक होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना, ये फाइनेंस को एनालाइज करने वाला होता है, कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है ये उसको। एक होता है ऑपरेशन एनालिस्ट। ऑपरेशन एनालिस्ट क्या करता है, यहाँ पर जितने भी ऐसे समझो कि वर्क हो रहे हो क्या वो पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं उसको। एक होता है आपका डेटा साइंटिस्ट, है ना। डेटा साइंटिस्ट ये पोजीशन अलग है, ये एडवांस वाली होती है, लेकिन हाँ बन सकते हैं अगर आप डेटा एनालिस्ट की से आगे जाओगे तो डेटा साइंटिस्ट भी बन जाओगे। एक होता है एआई इंजीनियर, तो एआई इंजीनियर भी हम लोग बन सकते हैं आराम से। और अगर हम बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की, तो वो भी हम बन सकते हैं, BI है ना, जिसको हम BIA कहते हैं, जिसका मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, है ना, तो वो भी हम बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में, थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की थी, है ना। और आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समझ गए होंगे जितना भी आप लोगों को बताया गया समझाया गया। और बहुत बेसिक है ये, जिसको आज फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया। दैट्स इट। तो ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, पूरी क्लास समझ में आ गई। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था अब हम अपने उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, आपके पास में 5 मिनट है, 5 मिनट में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और उसके बाद में हम जिसका भी नाम लेंगे उसको पूरी क्लास को बोल करके समझाना होगा। ठीक है, जो भी क्लास में अब तक उसने पढ़ा है समझा है उसको बताना होगा, किसी का भी नाम लिया जा सकता है। और ये एक्टिविटी केवल 3 स्टूडेंट्स के लिए होगी, 3 स्टूडेंट से पूछा जाएगा बस, बाकी किसी से नहीं। लेकिन रैंडमली किसी से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए सबको प्रिपेयर करना है। तो आपके पास में 5 मिनट है, जो भी आप तक अभी तक आपने पढ़ा समझा उसको एक बार रिवाइज करो। देन उसके बाद में फिर आपका नाम लिया जाएगा, और उसके बाद आपको जो भी पूरी क्लास में आपने किया अभी तक समझा वो आपको बताना है। दैट्स इट। ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समरी की बात करते हैं। तो समरी हम लोग देख रहे हैं, डेटा। डेटा क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन। और देन उसके बाद में एनालिटिक्स क्या होती है, यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन्फॉर्मेशन होती है उसका एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन का
एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड द एनालिटिक्स। ठीक है, गॉट इट। अब जब हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स इक्वल्स टू डेटा को एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना या डेटा को एनालाइज करके यूज़फुल इंसाइट्स निकालना, यूज़फुल इंसाइट्स और डिसीजंस निकालना, है ना, निकालना। ठीक है, ये है। और जो हमने देखा कि हर कंपनी आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती हैं, जैसे गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो कंपनीज हैं आपकी, वो जो है ना आज के टाइम पे हर कोई कंपनी डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर रही है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए। तो हर कंपनी को आज के टाइम पे ये ज़रूरत है। ठीक है, तो हर कंपनियाँ जो है ना वो यूज़ कर रही है। ये क्यों करती है? क्योंकि वो बेटर डिसीजंस ले पाएँ, है ना। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो बेटर डिसीजंस ले पाएँ, बेटर डिसीजंस थ्रू डेटा, थ्रू डेटा। तो इसलिए आज के टाइम पे जो डेटा एनालिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट हो गई है। दैट्स इट। तो आज क्या समझा हम लोगों ने, डेटा क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, डेटा एनालिटिक्स पूरा क्या होता है, और उसके साथ में गूगल मैप का एग्जांपल दिया हमने, नेटफ्लिक्स के बारे में बताया, बिजनेस को डेटा एनालिटिक्स की कैसे ज़रूरत पड़ती है वो हमने बताया, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखे हम लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन जो हमने देखा, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझने की कोशिश की, और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने बोला भी, स्पेशली मनोज सैफी ने, है ना। तो क्लैपिंग तो बनती है, मैं कर दूँ पहले, है ना, मैं करता हूँ पहले, देखो ये रही क्लैपिंग, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसी परफॉर्मेंस रखनी है अपनी, जिससे सब अच्छा हो। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके, तो